के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। विभागों का बंटवारा होते ही पीएम मोदी के मंत्रियों ने आज पदभार संभालने का काम भी शुरू कर दिया। आज केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्रालय में पदभार संभाल लिया है। पवित्रा मार्गरीटिया ने कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाला और इस दौरान पूर्व कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में मंत्रालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया है। अश्विनी वैष्णव ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री का पदभार संभाला है। तो वहीं एस जयशंकर ने भी विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला और कहा कि विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से मिलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। पिछले कार्यकाल में इस मंत्रालय ने असाधारण प्रदर्शन किया। हमने G20 की अध्यक्षता की, ये बड़ी उपलब्धि है। हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। और UNSC का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है। मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। चिराग पासवान ने खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे अच्छे से निभाऊंगा। चिराग पासवान ने इस बार 2024 में हाजीपुर की सीट से चुनाव जीतने के साथ ही जीत की हैट्रिक बनाई और साथ ही बिहार में इस चुनाव में उनकी पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज़्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा। वहीं गया सांसद जीतन राम मांझी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। आज उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। कार्यालय पहुंचकर इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई काम छोटा नहीं होता, काम ही पूजा है। चार्ज लेना विभाग का मामला है। हमारा कंसेप्ट बहुत बचपन से रहा है कि काम कोई छोटा नहीं होता है। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा होती है। तो प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान, जहां विकास की रोशनी नहीं गई वहां रोशनी पहुंचाना। ई विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपको इस विभाग को दिया। बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह को केंद्र में कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। आज उन्होंने कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया और इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया।
ये आज तो काम संभाले हैं और देश के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है और आज दुनिया में भी ठीक है एक अच्छा सेजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है और अब मैन मेड टेक्सटाइल भी अब दुनिया के अंदर आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी और आगे भी एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार देने का अवसर का काम। मुंगेर से जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने भी आज पदभार ग्रहण कर लिया। ललन सिंह को पंचायती राज, पशुपालन और डेयरी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आज दिल्ली में ललन सिंह कार्यालय पहुंचे और उन्होंने मंत्रालय में जाकर पदभार संभाला। रांची के सांसद संजय सेठ ने बतौर केंद्रीय राज्य मंत्री अपना कार्यभार संभाल लिया। आपको बताएं कि रांची के 2 बार सांसद रहे संजय सेठ को मोदी 3.0 की सरकार में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम नरेंद्र मोदी समेत दूसरे मंत्रियों के साथ संजय सेठ को 9 जून को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। आज संजय सेठ ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार मंत्रालय का जिम्मा संभाल लिया। सिंधिया दफ्तर पहुंचे और अधिकारियों से मुलाकात की। सिंधिया ने कहा कि विश्व में संचार विभाग की प्रमुखता है। उन्होंने कहा कि संचार विभाग दिल से दिल जोड़ने का काम करती है। विभाग में तेजी से काम हो, ये सुनिश्चित वो करेंगे। संचार विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जहां एक तरफ दूरसंचार की प्राथमिकता है विश्व में, वहीं डाक विभाग की भी प्राथमिकता विश्व में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमारे देश में। संचार विभाग के ये दोनों अंग देश की जनता को दिल से दिल जोड़ने का कार्य करती हैं और पिछले 10 वर्षों में जो एक क्रांति इस विभाग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि और ग्रामीण विकास विभाग का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले उन्होंने दफ्तर में पूजा की, फिर पदभार लिया। उन्होंने कहा कि पीएम ने जो गारंटी दी है उसे पूरा किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने किसानों को लेकर जो भी संकल्प पत्र में वादे किए हैं उसे पूरा किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं और उनको 2 विभागों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। राजनीति में हम अपने देश की सेवा के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं। किसानों की सेवा, जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। मैं स्वयं, मेरे साथ पूरी टीम, मेरे मंत्रीगण यहाँ पे हैं, एक टीम के रूप में अधिकारियों के साथ मिलकर हम काम करेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। आज ही मैं संकल्प पत्र अपने अधिकारियों को सौंपने वाला हूं बैठक में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के कल्याण के कौन से कदम उठाएंगे उसके वचन मोदी की गारंटी दी है। उनको पूरा करने के लिए भी आज से काम प्रारंभ होगा। अगली खबर रांची से, जहां सीएम चंपाई सोरेन ने समीक्षा बैठक की है। जिलों के डीसी, पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि शराब तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वन एवं भू राजस्व से जुड़े मामलों पर भी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने चर्चा की।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के झुंझुना वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता है। वे 17 महीने 5 विभाग लेकर भी झुंझुना ही बजाते रहे। जब हटे तो नीतीश कुमार ने रोजगार दिया, तब वे कहने लगे हमने रोजगार दिया है, इसलिए राज्य की जनता ने उन्हें झुंझुना थमा दिया है। वो 5 विभाग लेकर के 17 महीना में झुंझुना ही बजाते रहे, कुछ किया नहीं। और जब हटे तो नीतीश बाबू ने 1.5 लाख 5 लाख रोजगार दिया, 10 लाख सब रोजगार कहने लगे मेरा रोजगार मेरा रोजगार। इसलिए वो झुंझुना बजाते रहे और राज्य की जनता ने उन्हें झुंझुना ही थमा दिया है, तो वो झुंझुना बजावे। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा कस्बे में स्थानीय युवक सचिन मीणा के साथ रह रही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने मामला दर्ज कराया है। गुलाम हैदर के अधिवक्ता मोमिन मलिक ने सचिन मीणा के खिलाफ नेपाल के मानव तस्करी निषेध ब्यूरो, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सहित काठमांडू के थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है। ये मामला पिछले दिनों देश विदेश में सुर्खियों में छाया रहा। अधिवक्ता सीमा हैदर और उसके बच्चों को बंधक बनाने, उनका धर्म परिवर्तन कराने और अवैध तरीके से बॉर्डर पार कराने का आरोप लगाया है। आपको बताएं कि साल 2023 में सीमा हैदर नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई थी। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आज सुप्रीम कोर्ट कथित पेपर लीक को लेकर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई होगी। आपको बताएं कि याचिका में 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई है और ये याचिका एनटीए के खिलाफ आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक शख्स की तरफ से दायर की गई है। तो नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर प्रदर्शन हुआ और छात्रों के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब 67 परीक्षार्थियों के पूरे अंक आए हों। एक ही सेंटर से टॉपर का निकलने पर भी शक के घेरे में ये तमाम प्रक्रिया नजर आती है। इन्हीं आरोपों पर कल राजस्थान में कई जगहों पर छात्रों का संग्राम हुआ। राजस्थान के अलग अलग शहरों में छात्र सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे तगड़े झटके के बाद अब आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से करारी हार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने संगीत सोम पर पार्टी से कार्रवाई की मांग की है। संजीव बालियान ने संगीत सोम पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की मदद करने का आरोप लगाया। संजीव बालियान के इन आरोपों पर संगीत सोम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है। अगर माना जाए मुख्यमंत्री की रैली हुई, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पर मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। माना जा रहा है कि संजीव बालियान का ये इशारा संगीत सोम की ओर है। हालांकि संगीत सोम मुजफ्फरनगर की हार पर पहले ही अपना बयान दे चुके हैं। ऐसे में बालियान के आरोप और वोटिंग के ठीक बाद 6 जून को संगीत सोम ने क्या कहा था, ये भी देखना होगा। कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई देगी। सरदाना विधानसभा से ही मैं विधायक रहा हूँ 2 बार और सरदाना विधानसभा में ही मैं काम करता हूँ, वहीं मेरा गांव है। सरदाना विधानसभा की मेरी जिम्मेदारी थी। सरदाना विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, बराबर रहे हैं। बाकी बुढ़ाना पे हारे हैं, बाकी चरथावल पे हारे हैं। उन सीटों पे हमारे शहर की विधानसभा है जिसपे हम 30,000 से जीतते थे, उस पर 800 वोटों से जीते हैं। ये समीक्षा के विषय है, ऐसा क्यों हुआ है और समीक्षा होनी चाहिए और क्या कारण रहा है कि हम जो हमारी मजबूत सीट थी जिन्हें 30,000 से जीतते थे वो हार गए हैं हम 15 और 15-20 हजार से। तो ये समीक्षा का विषय और होनी चाहिए।
बड़ी खबर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल के सिख धर्म पर दिए गए विवादित बयान पर हरभजन सिंह ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कामरान को फटकार लगाई है। दरअसल कामरान अकमल ने भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह को लेकर बात करते हुए विवादित बयान दिया था, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके बाद अकमल के वीडियो को शेयर करते हुए हरभजन सिंह ने उनकी क्लास लगा दी। और बड़ी खबर गया से, जहां पर ट्रेन से कटकर 2 बच्चों की मौत हो गई है। दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। कटारी हिल ओवरब्रिज के पास ये हादसा हुआ है। खेलने के दौरान दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। खेलते खेलते ये दोनों बच्चे रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए थे। चाकन के रहने वाले ये दोनों बच्चे बताए जाते हैं। करीमगंज में रिश्तेदार के घर ये पहुंचे हुए थे। खेलते खेलते ट्रैक पर पहुंच गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल अस्पताल में फिलहाल रेल पुलिस ने भेजा। और सहरसा से बड़ी खबर है, फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूटपाट की घटना हुई है। चाकू मारकर 8,63,000 की लूट हुई है। बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। 3 अपराधियों के बारे में सूचना मिल रही है। सदर थाने के मत्स्यगंधा की ये घटना है। भीषण गर्मी में दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि टैंकर जैसे ही इलाके में घुसता है, पानी की लूट सी मच जाती है। पाइप और बर्तन से जिसको जितना पानी मिल रहा हो वो उसे लेकर भागता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के चौड़ाकीपुरी इलाके में लोगों को पानी के लिए कई घंटे तक लाइन में लगना पड़ रहा है। आज सुबह की जो तस्वीरें सामने आई उसमें टैंकर आते ही पानी भरने की होड़ दिखाई दी। पानी की किल्लत की वजह से इसी तरह की तस्वीर दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। देश में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। बिहार के करीब सभी जिलों में तापमान बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट तक जारी कर दिया है। सिवान में तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। भीषण गर्मी और तेज धूप सिवान में लोगों को परेशान कर रखा है। सड़क पर चलने वाले लोग जूस का सहारा ले रहे हैं। सिवान में टेम्परेचर 40 डिग्री पार कर चुका है। आरा में बस स्टैंड पर पेयजल की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। आरा के सरदार वल्लभ भाई पटेल बस पड़ाव पर लोगों को भीषण गर्मी में पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। यात्री से लेकर बस ड्राइवर और आम आदमी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। सीतामढ़ी में एक ऐसा अनोखा रेलवे हॉल्ट है जहां सुविधा के नाम पर रेल यात्रियों के साथ छलावा किया जा रहा है। ऐसा कहना है भीसा रेलवे हॉल्ट पर काम करने वाले रेल कर्मी और यहां से सफर करने वाले रेल यात्रियों का। बताया जा रहा है कि तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान ने भीसा रेलवे हॉल्ट का उद्घाटन किया था। इस हॉल्ट पर न तो पानी की व्यवस्था है, न ही रेल यात्रियों के बैठने की जगह। पूर्वी चंपारण में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कई सरकारी जलाशय जो सूखने की कगार पर थे उसके जीर्णोद्धार का काम अब तेज गति से शुरू कर दिया गया है। पूर्वी चंपारण में चकिया बारा गोविंद जलाशय जो सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है वो धीरे धीरे सूख रहे थे। लोग अतिक्रमण कर इन जगहों को रख रहे थे। अब वहां जल जीवन हरियाली योजना के तहत सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। जल स्तर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि मछली पालन और सिंचाई में किसानों को मदद मिले। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हैं। इंसानों के साथ साथ जानवर भी गर्मी से बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पटना जू की ये तस्वीर बता रही है कि गर्मी कितनी ज्यादा प्रचंड है। इस गर्मी में जानवरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। पटना जू में हाथी को नहलाया जा रहा है। दूसरे जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था की गई है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार